हाँ, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स की, और उसमें बात करेंगे हम स्ट्रेन की बात करेंगे। हमें पता भी है कि जो नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स होते हैं नॉन प्लेनर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो साइक्लिक रिंग होती है उनके अंदर क्या होती है, स्ट्रेन प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं या नॉन प्लेनरिटी शो करते हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन एक स्टेरिक स्ट्रेन होती है, एक एंगल स्ट्रेन होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो देखो इसमें लिख रखा है, सीधी सी बात है। अगर स्ट्रेन की बात करनी है और बॉन्ड एंगल की बात करनी है, तो जो हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है उसके अंदर कुछ डेविएशन आ जाए, या तो वो बढ़ जाए या वो कम हो जाए, उसको ही बोलते हैं हम बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो देखो इसके बारे में लिख रखा है मैंने। The deviation of bond angle from the normal valence bond causing strain in the molecule is associated with the internal energy of the molecule। ये कह रहा है कि अगर कोई डेविएशन है बॉन्ड एंगल में, कहाँ, नॉर्मल बैलेंस बॉन्ड एंगल के अंदर, या बढ़ गया वो बॉन्ड एंगल या कम हो गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। आगे लिख रखा है द ग्रेटर द बॉन्ड एंगल डेविएशन इज एसोसिएटेड विद द, क्या ये कह रहा है, द ग्रेटर बॉन्ड एंगल डेविएशन इज एसोसिएटेड विद द हायर एनर्जी। किससे एसोसिएट होगा? हायर एनर्जी से। हमने पढ़ा भी है पहले भी कि जिनके अंदर रिंग स्ट्रेन होती है, एंगल स्ट्रेन होती है, स्टेरिक स्ट्रेन होती है, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि वो रिएक्ट करके स्टेबल फॉर्म में जाना चाहेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो इसमें लिख भी रखा है द ग्रेटर द बॉन्ड एंगल डेविएशन इज एसोसिएटेड विद द हायर एनर्जी एंड लोअर स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, किसने बताया था स्ट्रेन को? सबसे पहले किसने डिस्कस किया था? बेयर ने डिस्कस किया था। उसको बोला था हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये हमने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ा था पहले। देखो इसमें लिख रखा है बेयर हैज प्रपोज ए थ्योरी ऑफ स्ट्रेन दैट द, क्या, डेविएशन ऑफ इंटरनल बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल। ये कह रहा है कि जो डेविएशन है किसका, इंटरनल बॉन्ड एंगल का, फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल कोजेज इंटरनल स्ट्रेन। अगर इंटरनल की बात करनी है तो इंटरनल की बात करनी है, एक्सटर्नल की बात करनी है तो एक्सटर्नल की। अगर इंटरनल बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी काम में आएगी, अगर एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो कौन सी एनर्जी काम में आएगी, एक्सटर्नल बॉन्ड एनर्जी काम में आएगी ना। तो ये कह रखा है of an internal bond angle from the normal bond angle causing internal strain of the ring and amount of deviation depend on the size of the ring। सीधी सी बात है कि जो हमारे पास डेविएशन है या अमाउंट ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ द रिंग में। जनरली ये बोला जाता है कि जब जब हमारे पास रिंग का साइज बढ़ता है तो जो डेविएशन है या हमारे पास स्ट्रेन है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अब बात करेंगे फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं स्ट्रेन को। देखो लिख रखा है द रिंग स्ट्रेन दैट एग्जिस्ट इन द साइक्लिक मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड टू कंट्रीब्यूट बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स विच इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल अफेक्टिंग मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन। ये कह रहा है कि कुछ बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, जो इंक्रीज करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल अफेक्टिंग, क्या, मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन। तो पहला कौन सा है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। पहला फैक्टर कौन सा है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। इसके बारे में क्या लिख रखा है, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉन्ड एंगल। सीधी सी बात है भाई, अगर बॉन्ड एंगल के अंदर स्ट्रेन की बात करूंगा तो जो मेरे पास नॉर्मल बॉन्ड एंगल था उसमें कुछ या तो बढ़ा हुआ बॉन्ड मिलेगा या क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो वहां डेविएशन हुआ ना। सीधी सी बात है, मैं बोल दूं जैसे sp3 है मेरे पास, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर मैं बोल दूं कि जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा हो जाए या 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाए, तो मैं बोलूँगा उसके अंदर क्या है, एंगल स्ट्रेन है या बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है। आप लोगों ने पता है जहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर उससे ज़्यादा हो जाए एंगल या उससे कम हो जाए तो उसमें डेविएशन आया ना उस एंगल में, तो उसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। आगे चलते हैं, दूसरा फैक्टर की बात करते हैं। देखना जी, जो दूसरा फैक्टर है वो बॉन्ड स्ट्रेन है। बॉन्ड स्ट्रेन का मतलब क्या है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाए या क्या घट जाए। देखो जी इसमें लिख रखा है द अल्टरनेशन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दैट इज, क्या, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। सीधी सी बात है, या तो बॉन्ड को मैं क्या कर दूं, स्ट्रेच कर दूं। स्ट्रेच करने का मतलब क्या, मान लिया मैंने बोल दिया मेरे पास ए और बी है, अगर इस बॉन्ड को स्ट्रेच करूंगा तो स्ट्रेच करने के बाद कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बॉन्ड, और कंप्रेस करूंगा तो कैसा हो जाएगा, छोटा। तो ये बॉन्ड लेंथ में अल्टरेशन आया ना, अल्टरनेशन आया ना। तो ये क्या रखा है, द अल्टरनेशन ऑफ
इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दैट इज द स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड इज नोन एज क्या, बॉन्ड स्ट्रेन। बॉन्ड में डेविएशन आ गया ना, बॉन्ड की लेंथ में डेविएशन आ गया, या तो बढ़ जाए या घट जाए बॉन्ड की लेंथ। मैंने बोल दिया ये थी, मैंने बोल दिया बॉन्ड लेंथ ये थी, बढ़ गई तो ऐसी होगी, घट गई तो क्या ऐसी होगी। तो बॉन्ड के अंदर डिस्टेंस के अंदर डेविएशन आया ना, उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉन्ड स्ट्रेन। आगे बात कर रहे हैं टॉर्सनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में। टॉर्सनल स्ट्रेन देखो जी, फोर्स डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये कह रहा है कि जो मेरे पास मोस्ट स्टेबल या मोस्ट फेवरेबल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है उसके अंदर कुछ डेविएशन हो, स्टैगर्ड ना हो कि वो एंटी हो जाए, गौशिया हो जाए या एक्लिप्स में चला जाए, तो उसको बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे उसको, टॉर्सनल स्ट्रेन। और उस डेविएशन के अंदर, उस डेविएशन में जाने के लिए जो एनर्जी काम में आई उसको बोलेंगे टॉर्सनल एनर्जी। क्या बोलेंगे, टॉर्सनल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है जी। अगला फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर का हमें पता ही है, क्राउडिंग की बात करते हैं, जो क्लोजली पैक एटम होते हैं एक दूसरे में रिपेल करते हैं, रिपेल करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो इसमें लिख रखा है द इंट्रामोलिकुलर वन डेर वाल फोर्स और द क्या, स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन द क्लोजली स्पेस एटम, कि उनके बीच में कौन कौन सा फोर्स है। इंट्रा का मतलब क्या, विद इन द मोलिक्यूल, विद इन द मोलिक्यूल जो बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं या कोई ग्रुप है वो आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, रिपल्शन करने से क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी को बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला फैक्टर डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। सबसे पहला कौन सा फैक्टर डिस्कस करेंगे, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। देखो जी इसमें लिख रखा है, आप लोगों को पता भी है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या था, डेविएशन था किसका, बॉन्ड एंगल का फ्रॉम क्या, नॉर्मल बॉन्ड। डेविएट होके कोई दूसरा बॉन्ड बना ले नॉर्मल बॉन्ड से तो उसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, या बॉन्ड एंगल के अंदर क्या आ गया, डेविएशन आ गया, ये डेविएट हो गया बॉन्ड। मुझे पता है मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। अगर 120 से कम हो जाए या 120 से ज़्यादा हो जाए तो बॉन्ड के अंदर डेविएशन आया है ना। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है लेकिन उनके अंदर बॉन्ड का डेविएशन हो जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे हम बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। देखो जी लिख रखा है द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द टेट्राहेड्रल एंगल। ये है यहाँ किसकी बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल एंगल की बात कर रहा है। और टेट्राहेड्रल एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, कोजिंग स्ट्रेन विद इन द रिंग इन विच टंग ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी ऑफ द रिंग। ये किसकी बात करता है, इंस्टेबिलिटी ऑफ द रिंग की बात करता है। ये कह रहा है कि जो डेविएशन है, इससे डेविएशन है, इसका मतलब क्या, इससे एंगल ज़्यादा हो जाए या इससे बॉन्ड एंगल कम हो जाए तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्ट्रेन आ जाएगी। और वो स्ट्रेन क्या करेगी, वो लेके आएगी इंस्टेबिलिटी ऑफ द रिंग, रिंग को क्या कर देगी, इनस्टेबल कर देगी, अनस्टेबल कर देगी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेविएट द बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू इज नोन एज क्या, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। ये कह रहा है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेविएट करने के लिए किसको, बॉन्ड एंगल को, फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बोलेंगे। देखो जी लिख रखा है डेविएशन और डिस्टोर्शन इन द बॉन्ड एंगल। अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस एक्चुअल बॉन्ड एंगल। अब वो एक्चुअल बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, देखो जी अगर मुझे एक्चुअल बॉन्ड एंगल निकालना है किसी भी रिंग के अंदर, थीटा निकालना है, एक्चुअल बॉन्ड एंगल थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना 180 माइनस 360 बाई क्या, एन। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग। जैसे 3 मेंबर रिंग की बात करनी है, 3 मेंबर रिंग है मेरे पास, 3 मेंबर रिंग ऐसी दिखेगी। 3 मेंबर रिंग में कितने एटम है, 3 है, 3 है। तो देखो जी नंबर ऑफ एटम लिख लेना क्योंकि आगे जाके हेटेरोसाइक्लिक की बात करेंगे ना, नंबर ऑफ एटम लिख लेना। देखो जी तो थीटा निकालना है मुझे 3 मेंबर रिंग में, तो 180 तो हो गया माइनस 360, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, जहां से जोड़ा 3 है ना। तो देखो थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। तो इसको नंबर ऑफ कार्बन एटम से दिखा लेना, जब हेटेरोसाइक्लिक आएगी तो वहां बात कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही 4 के लिए निकाल सकते हैं, ऐसे 5 के लिए निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, अल्फा निकाला, अल्फा क्या है 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस एक्चुअल बॉन्ड एंगल। एक्चुअल बॉन्ड एंगल 3 मेंबर के लिए कितना 60 है। तो जब 109 डिग्री 28 मिनट से 60 घटाऊंगा तो मेरे पास जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा 49.8 डिग्री, 49 डिग्री 8 मिनट का डेविएशन आएगा, नहीं 49 मिनट 28 डिग्री का डेविएशन आएगा। तो डेविएशन क्या है, डिस्टोर्शन है, डेविएशन है, उसको डिवाइड करूंगा किसी 2 से, तो एक्चुअल में हमारे पास डेविएशन और डिस्टोर्शन मिलेगा बॉन्ड एंगल के अंदर। डिफरेंस कितना आएगा 49 के समथिंग, उसको कितने से डिवाइड करूंगा 2 से, हाँ तो 24.5 के आसपास आएगा। ठीक है जी, कर लोगे, आगे चलते हैं। देखना जी आगे लिख रखा है द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन 3 मेंबर रिंग। सीधी सी बात है, सही बात है, जहां बॉन्ड एंगल कम होगा वहां
जहाँ डेविएशन, जहाँ बॉन्ड एंगल कम होगा, इंटरनल बॉन्ड एंगल कम, सीधी सी बात है, जहाँ इंटरनल बॉन्ड एंगल कम होगा वहाँ डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, 109 में से 160 को घटाऊँ, 109 में से एक बार 90 को घटाऊँ, 90 कहाँ होता है 4 मेंबर रिंग में, 60 कहाँ होता है 3 मेंबर रिंग में। हाँ, तो डेविएशन ज़्यादा कहाँ आएगा, 3 मेंबर रिंग में आएगा ना, क्योंकि वहाँ बॉन्ड एंगल कम है। तो ये लिख रखा है द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन 3 मेंबर रिंग एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग क्या, रिंग साइज। डिक्रीज होगा क्या, रिंग साइज के साथ इंक्रीज होने से। आगे देखो, द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इज रिलेटेड टू द बॉन्ड एंगल डेविएशन और बॉन्ड डिस्टोर्शन। द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन एंड क्या रिप्रेजेंटेड एज, जो ई है, ई क्या है, ई हमारे पास बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है या एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल डेविएशन के, किसके, एंगल डेविएशन के। तो ई क्या हो जाएगा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के थीटा बाई 2 लगाऊंगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और एनर्जी की फॉर्म में क्या लिखूंगा, किलोजूल पर मोल। के थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 0.0840 होती है। ये क्या लिख रखा है, ये जो के थीटा है वो है बॉन्ड बेंडिंग फोर्स कांस्टेंट। क्या है, बॉन्ड बेंडिंग फोर्स कांस्टेंट है। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.084 बाई क्या 2 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो इसको जब डिवाइड करूंगा 2 से तो आएगा 0.042 अल्फा किलोजूल पर मोल। ठीक है जी, किलोजूल पर मोल क्यों लगा, क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है। आगे देखो, द बॉन्ड एंगल डेविएशन ऑफ 5 डिग्री एंड 10 डिग्री रिक्वायर एनर्जी ऑफ 1 किलोजूल फॉर मोल एंड क्या 4 किलोजूल पर मोल। ये कह रहा है अगर 5 डिग्री का डेविएशन है तो उसके लिए एनर्जी कितनी जरूरत पड़ेगी, 1 किलोजूल पर मोल। और अगर मेरे पास 10 डिग्री का डेविएशन है उसके लिए एनर्जी कितनी जरूरत पड़ेगी, 4 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये था हमारे पास बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। कैसे निकालते हैं, अब बात करेंगे 3 मेंबर रिंग में और 4 मेंबर रिंग में। तो पहले मैं साइक्लोप्रोपेन से बताऊंगा, फिर उसकी जगह मैं क्या एक कार्बन को हटा के क्या लगा दूंगा, हेट्रो एटम लगा दूंगा। जैसे कि देखना जी आप लोग, अगर साइक्लोप्रोपेन की बात करता हूं तो साइक्लोप्रोपेन मेरे पास ऐसा दिखता है, ऐसा हो गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी, यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है, 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 ये है मेरे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ इसकी, देखना जी आप लोग, अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देख रखा है, देखना जी, कि अगर मैं बात करूं तो ये अंदर का जो एंगल होता है वो हमारे पास 60 डिग्री का होता है। ठीक है जी, थीटा मैंने निकालना बताया था, थीटा क्या था 180 माइनस 360 बाई क्या एन, एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसे बताया था। अगर मुझे इसमें ओवरलैपिंग दिखानी है, ओवरलैपिंग दिखानी, तो अगर मैं एक कार्बन यहाँ लूँ, एक कार्बन यहाँ लूँ, एक कार्बन यहाँ लूँ, सीधी सी बात है, मुझे पता है यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ भी sp3 क्या है, हाइब्रिडाइज। ठीक है जी, सीधी सी बात है, ओवरलैपिंग तो होगी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो ना तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ना वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, वो होती है ओब्लिक ओवरलैपिंग। ओब्लिक ओवरलैपिंग मतलब कैसे होती है अभी बताऊंगा आप लोगों को। मान लें एक ऑर्बिटल मेरे पास ये है तो ये इसके साथ, और एक ऑर्बिटल मेरे पास ये है तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाए, एक ऑर्बिटल मेरे पास ये है तो ये इसके साथ कंबाइन। जो इस ओवरलैपिंग को हम बोल रहे हैं, इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ओब्लिक ओवरलैपिंग, ओब्लिक ओवरलैपिंग। क्या बोल रहे हैं इसको, ओब्लिक ओवरलैपिंग, या इसको बोलते हैं बेंट बॉन्ड्स। जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इसको बोलते हैं बेंट बॉन्ड। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ओब्लिक ओवरलैपिंग क्या होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, ओब्लिक ओवरलैपिंग वो होती है, ना तो वो क्या लिख सकता हूं, नोट एक्सियल, नोट एक्सियल, या नोट क्या साइड वाइज, और नोट क्या हेड टू हेड, हेड टू हेड। टेढ़ी ओवरलैपिंग जैसे हम बात करें, मेरे पास ये दो हैं, अगर मेरे पास ये दो मार्कर हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करूं तो ऐसे होंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, है ना, हेड टू हेड का मतलब ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ना साइड वाइज होके ना हेड टू हेड होके ये ऐसे ओवरलैप करें टेढ़े होके, तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोलूंगा मैं, ओब्लिक ओवरलैपिंग बोलूंगा। क्या बोलूंगा, ओब्लिक ओवरलैपिंग बोलूंगा। ठीक है जी, देखना जी, यहाँ भी मेरे पास सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ, एक हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है। ठीक है जी, अब देखना जी, अगर मैं बात करूं मेरे पास ये है, अगर मैं यहाँ इसको बॉन्ड की फॉर्मेशन को डैश से दिखाता हूं, बॉन्ड की फॉर्मेशन को डैश से दिखाता हूं, देखना जी,
और मैं थीटा, इसको मैं थीटा 1 बोलता हूँ, इसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा 1 बोल दिया। इन दोनों को क्या बोल दिया मैंने, थीटा 2 बोल दिया। और इसको क्या बोल दिया मैंने, थीटा 3 बोल दिया। ठीक है जी। तो मुझे पता है जो मेरे पास थीटा 1 है वो तो क्या है, 60 डिग्री है। अब सीधी सी बात है, ये एंगल इस एंगल से तो ये एंगल बड़ा होगा, है ना। सीधी सी बात है, जब अंदर का एंगल, सीधी सी बात है, जब अंदर का एंगल कम तो बाहर का बड़ा होगा ना। तो थीटा 1 तो मेरे पास कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। थीटा 2 मेरे पास होगा 106 डिग्री का। और थीटा 3 मेरे पास होगा 116 डिग्री के आसपास का। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा, ये। अब एक चीज बताना आप लोग मुझे, कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पता नहीं मुझे, तो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जब जब मेरे पास बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो परसेंट एस करेक्टर बढ़ते हैं। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, जब जब बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो परसेंट एस करेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और परसेंट पी करेक्टर क्या होते हैं, घटते हैं। या आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब जब मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। या हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज करेक्टर भी बढ़ते हैं। तो देखो जी, मैं एक चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, जब जब मेरे पास बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ये आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंट एस करेक्टर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो देखना जी, हाँ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो अगर मैं बोलूँ थीटा सबसे बड़ा एंगल कौन सा, थीटा 3, फिर कौन सा, थीटा 2, और फिर कौन सा, थीटा 1, ये है ना। तो अगर मैं सीधी सी बात करूं, ये जो मेरे पास sp3 कार्बन एटम है, ये sp3 तो है, हाँ जी sp3 कार्बन एटम है। तो मुझे पता है sp3 है तो एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था कि नहीं। तो देखो जी, अगर मैं अंदर के बॉन्ड एंगल की बात करूं थीटा 1 की, थीटा 1 कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, निकालना बताया है। अब ये 60 डिग्री का है तो बॉन्ड एंगल घटा ना। तो सीधी सी बात है, 109 डिग्री 28 मिनट से 60 डिग्री हो गया ना। तो सीधी सी बात है, बॉन्ड एंगल मेरा डिक्रीज हुआ ना, तो परसेंट एस करेक्टर भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो परसेंट पी करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ना। तो परसेंट पी करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो जो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन है, जो मेरे पास अंदर की हाइब्रिडाइजेशन है, अंदर की हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp3 से कहाँ चली जाएगी, sp4 की तरफ चली जाएगी। ये सब थ्योरी में लिखा मिलेगा बुक में आप लोगों को। तो sp3 से कहाँ चली जाएगी, sp4 में या sp5 के आसपास चली जाएगी, क्योंकि परसेंट पी करेक्टर बढ़ेंगे तो sp4 में भी रह सकता है और sp5 में भी जा सकता है। अब सीधी सी बात है, अब मैं बात करता हूँ भार वाले एंगल की। अब मैं किसकी बात करता हूँ, भार वाले एंगल की। देखना जी, भार वाले एंगल में ये है मेरे पास भार वाला एंगल। ये भार वाला एंगल थीटा 3 की बात करूं तो वो कितना है, 116 डिग्री। और होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था sp3 है तो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। तो थीटा बढ़ा ना, सीधी सी बात है। तो थीटा बढ़ा, थीटा इंक्रीज हुआ, तो परसेंट एस करेक्टर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो परसेंट पी करेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे ना। जो परसेंट पी करेक्टर डिक्रीज होंगे तो sp3 से किस में जाएगा, ये sp2 में जाएगा। किस में जाएगा, sp2 में जाएगा। तो जो मेरे पास ये बॉन्ड लाई करेंगे, जो इन बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन लाई करेगी, वो किसकी तरफ लाई करेगी, sp2 की तरफ लाई करेगी। किसकी तरफ लाई करेगी, sp2 की तरफ लाई करेगी। तो लिखा लिखा मिलेगा बुक में, बॉन्ड क्लोज टू क्या, टू द sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को कि sp3 कहाँ होगा, sp3 से ज़्यादा sp4 sp5 कहाँ होगा, sp2 कहाँ होगा, ये आया समझ में। ये था हमारे पास बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग में। 3 मेंबर रिंग की डिस्कस की है हमने। यहाँ क्या डिस्कस किया है, यहाँ डिस्कस किया है 3 मेंबर्ड रिंग में डिस्कस किया है। किस में डिस्कस किया है, 3 मेंबर रिंग में हमने इसको डिस्कस किया है। ऐसे ही हम 4 मेंबर रिंग में डिस्कस करेंगे। वहाँ 60 की जगह क्या हो जाएगा, 190 डिग्री हो जाएगा। 60 की जगह क्या हो जाएगा, वहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये था हमारे पास 3 मेंबर रिंग में साइक्लोप्रोपेन की बात की है। साइक्लोप्रोपेन की बात की है ना। अब किसकी बात करेंगे, हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक में भी सेम टू सेम रहेगा प्रोसेस। मैं लिख देता हूँ नया पेज लेके, सेम टू सेम रहेगा प्रोसेस हेट्रोसाइक्लिक में भी। एक पेज निकाल देता हूँ भाई। यहाँ दिखा देता हूँ।
रुकना एक मिनट। देखना, बात करते हैं आगे। तो 3 मेंबर या 4 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम है, तो हमें पता है उसका क्या पता है कि मैंने कहा कि मैंने कब तो हमने हेट्रोसाइक्लिक ये ऐसी साइक्लिक रिंग थी 3 मेंबर रिंग, तो मैंने कहा कि बाहर के एंगल में तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 की तरफ लाई करती है और अंदर में कहाँ लाई करती है, sp4 या sp5 में लाई करती है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं एक कार्बन एटम को यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, जोड़ दिया, कार्बन एटम को रिप्लेस कर दूं हेट्रो एटम से। हेट्रो एटम का मतलब क्या, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर या कोई भी हेट्रो एटम हो सकता है। तो हमारे पास सीधी सी बात है, यहाँ भी कैसी ओवरलैपिंग होगी, ऑब्लिक ओवरलैपिंग होगी। एक बात ध्यान रखना आप लोगों को पता है कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बात करूं या बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां साइज बढ़ेगा वो कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, अगर मैं एंगल की बात करूं, CXC की बात करता हूं, तो कार्बन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन है तो एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि अप्रोक्सीमेट सेम सा साइज होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो एंगल कितना होगा, 61 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूं कार्बन सल्फर कार्बन की बात करूं तो एंगल होगा 48.5 डिग्री होगा। ये याद रखना है आपको। ऐसे कि ऐसे 4 मेंबर रिंग में है, ऐसे कि ऐसे 5 मेंबर रिंग में है। ठीक है जी। तो 3 मेंबर रिंग का मैंने बता दिया है, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा प्रोसेस 4 मेंबर रिंग में मिलेगा आपको, ऐसा का ऐसा 5 मेंबर रिंग में मिलेगा, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है जी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।